Hello, my dear students. Good morning and जय श्री कृष्णा. Once more welcome to SSV Academy ब्रांच नीमच. एक बार फिर से आप सभी का इस संस्था में स्वागत है. यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए. BSc थर्ड ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट और आज का लेक्चर नंबर 17 है. डियर स्टूडेंट्स, आज एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी इसमें मैथमेटिकली बहुत ही कम आएगा. देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्ण पिंड विकिरण. अब ये क्या होता है इसके बारे में अपन समझते हैं. ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा ब्लैक बॉडी क्या होता है, कृष्ण पिंड क्या होता है. कृष्ण पिंड एक ऐसा पिंड होता है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण ऊर्जा विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है और कुछ भी वापस रिटर्न नहीं करता है. यानी जितना आप उसके ऊपर ऊर्जा विकिरण आपतित करोगे वो सारा के सारा ऊर्जा विकिरण उसके अंदर सोख लिया जाता है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है. उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी. क्लियर. तो अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स कंप्लीटली एंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी. देखिए हिंदी में कैसे बोलते हैं इसको. कृष्ण पिंड वह पिंड है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण ऊर्जा विकिरणों को अवशोषित कर लेता है. क्लियर. यानी अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स कंप्लीटली संपूर्ण ऊर्जा विकिरणों को, ठीक है, कंप्लीटली एंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी. ये तो हो गया ब्लैक बॉडी. अब कृष्ण पिंड के लिए ऊर्जा वितरण वक्र चित्र में प्रदर्शित है. ठीक. ब्लैक बॉडी के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है इन अ डायग्राम. ये देखिए डायग्राम. इस डायग्राम में कुल मिलाकर के 1 2 3 4 और 5 कर्व रिप्रेजेंट किए गए हैं. डायग्राम किसके किसके बीच में है ये, यानी ग्राफ किसके किसके बीच में है, लेमडा और ई लेमडा. लेमडा हो गया ये जो विकिरण यूज की जाती है उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, और ई लेमडा है इसके अंदर एब्जॉर्व अवशोषित ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा होगी. क्लियर. अब ये अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया गया है. जैसे पहला ऊपर का जो सबसे बड़ा ग्राफ है ये 1646 केल्विन पर बनाया गया है. दूसरा 1449 पर है. तीसरा ग्राफ 1259 पर है. फिर 1095 पे है. फिर 998 केल्विन पर है. इस प्रकार से अलग अलग ग्राफ बनाए गए हैं. अब देखो, अब इस ग्राफ से क्या क्या चीज़ क्लियर हो रही है वो अपन एक एक पॉइंट में पढ़ेंगे. उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है, यानी इट इज क्लियर फ्रॉम अबव ग्राफ. फर्स्ट पॉइंट, लेमडा इक्वल टू 0 होने पर ई लेमडा इक्वल टू 0 होता है. देखो कैसे. इस ग्राफ में आप ध्यान से देखो, 0 से स्टार्ट करें अपन. ये पहले ऊपर वाले ग्राफ की बात करें, ठीक है. 0 से स्टार्ट करें तो जब लेमडा की वैल्यू 0 है उस समय ई लेमडा की वैल्यू भी क्या है, 0 है. दोनों ही 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. क्लियर. तो जब लेमडा इक्वल टू 0 है तो उस पर ई लेमडा इक्वल टू 0 हो गया. अब जैसे जैसे लेमडा का मान बढ़ता है ई लेमडा का मान भी बढ़ता है. देखो इस ग्राफ के अनुसार जैसे ये लेमडा का मान बढ़ रहा है तो इस ग्राफ के अनुसार ई लेमडा का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. एक निश्चित पर्टिकुलर मान यानी एक निश्चित मान पर इसका मान क्या हो जाता है, ई लेमडा का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है. इसके आगे फिर वापस घटने लगता है. क्लियर. यानी एट लेमडा इक्वल टू 0, ई लेमडा इक्वल टू 0, एंड जैसे जैसे लेमडा इंक्रीज होता है वैसे वैसे ई लेमडा भी इंक्रीज होता है. लेमडा एम की पर्टिकुलर मान पर, ये पर्टिकुलर वैल्यू पर ई लेमडा इज मैक्सिमम हो जाता है. एंड इसके आगे क्या होता है, वापस फिर ई लेमडा की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है. क्लियर, कम होने लगती है. यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया है. अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए आप इसका. ये देखिए सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में क्या है, कृष्ण पिंड के अत्यधिक ताप पर ऊर्जा विकिरण भी तेजी से होता है. यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हायर टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी
ग्रेटर इज टोटल रेडिएंट एनर्जी एलिमिनेटेड बाय इट। यानी कृष्ण पिंड का जब ताप बहुत ज़्यादा है तो उस समय ऊर्जा विकिरण भी उतनी ही तेजी से होगा, ये उतना ही ज़्यादा होगा। और किस हिसाब से होता है, तो ई लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू टी की घात 5। अब देखो इसको एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। यदि आपने टेम्परेचर को 10 गुना किया, कितना किया, 10 गुना किया, तो 10 की घात 5 यानी 5 जीरो लगानी आपको, कितना आ जाएगा, 1,00,000 गुना। इसका मतलब यदि आप टेम्परेचर को 10 गुना करते हो, 10 गुना बढ़ाते हो, तो ऊर्जा विकिरण 10 लाख गुना बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? यानी इतना फर्क पड़ जाता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, ये तीसरा पॉइंट है, अधिकतम तीव्र उत्सर्जन के संगत तरंगदैर्घ्य लेमडा एम का मान पिंड के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहां पे कहा गया है कि लेमडा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। अब देखो लेमडा एम क्या है, ये डायग्राम में बताया था आप लोगों ने, ठीक है। ये अत्यधिक तीव्रता यहाँ पे है, तो इसके संगत तरंगदैर्घ्य क्या हो गई, लेमडा एम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अधिकतम तीव्र उत्सर्जन के संगत लेमडा एम का मान पिंड के परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लेमडा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। वापस इसमें टी का इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये इस प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो एक नीतांक आता है बी, और इस नीतांक बी को कहा जाता है यहाँ पर वीन नीतांक। इट इज क्लियर? इसके बाद ये तो ग्राफ से 3 चीजें अपनों ने स्पष्ट क्लियर कर ली है। अब क्या होता है कि कृष्ण पिंड विकिरण की व्याख्या करना है। यानी ये जो वक्र आ रहा है, इस वक्र की पूरी तरह से व्याख्या करना है। अब इस वक्र की पूरी तरह से व्याख्या करने के लिए 4 अलग अलग साइंटिस्ट लोग आए, सभी ने अलग अलग कोशिश की है, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया वो है स्टीफन। ये आपने वैसे 11th में भी पढ़ रखा है स्टीफन के बारे में। स्टीफन नामक एक साइंटिस्ट है, इसने ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या की। अब देखो किस बेस पे इसने की, वो अपन पढ़ते हैं। तो कृष्ण पिंड के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा परमताप टी की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ये स्टीफन का नियम है। अब देखो स्टीफन के नियम को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टीफन, यानी स्टीफन के अनुसार द टोटल एनर्जी रेडिएंट पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट सरफेस ऑफ एरिया अ ब्लैक बॉडी is directly proportional to the fourth power of absolute temperature of the body. क्लियर? यानी कृष्ण पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण ई परमताप टी की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखो इसको आप समझिए किस टाइप से है ये, कि जैसे ये कृष्ण पिंड हो गया है, क्लियर। इसका एकांक क्षेत्रफल लेना है। ये अपनों ने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, इसका क्या लिया, एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है यूनिट एरिया, क्लियर, ये यूनिट सरफेस। अब यहां से पर सेकंड, यहां से जो ऊर्जा विकिरण निकल रहे हैं, ये ऊर्जा विकिरण भी क्या लेना है, प्रति सेकंड लेना है, क्लियर। तो किसी कृष्ण पिंड से के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण जो होती है वो इसके परमताप टी की चतुर्थ घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। इट इज क्लियर? अब यहाँ पे समानुपाती चिन्ह अपन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट रहेगा सिग्मा। सिग्मा के बारे में लिखेंगे क्या है, सिग्मा एक स्टीफन नीतांक है, इसकी वैल्यू आपको याद रखना है 5.67 10⁻⁻8। देखो याद रह जाएगा, 5, 6, 7, 8 याद रखना इजी है। यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की घात 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला रूल हो गया है स्टीफन का रूल। लेकिन स्टीफन का रूल जो होता है ये पूरी तरह से इस वितरण वक्र की व्याख्या नहीं कर पाया। तो फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने इसकी आगे व्याख्या की। देखिए दूसरा साइंटिस्ट कौन आया है, वीन।
वीन नामक साइंटिस्ट ने इस वितरण वक्र की व्याख्या कैसे की उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखो, इस नियम के अनुसार दो अलग अलग पॉइंट इसमें दिए गए हैं। वीन के नियम में दो अलग अलग पॉइंट हैं। क्लियर? पहला पॉइंट, उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण की तरंग दैर्घ्य पिंड के ताप T, परम ताप, यहाँ पे परम ताप आता है, हमेशा ध्यान रखना है, परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? यानी लेमडा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, साथ में इसका इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया तो लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू बी। बी यहाँ पे होता है वीन नियतांक, इसकी वैल्यू याद रखना आपको 2.88 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। तो ये स्टीफन इसमें वीन के नियम में ये वीन के नियम में पहला पॉइंट था। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट किस प्रकार से देखो, उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण का मान, यानी इसमें तो तरंग दैर्घ्य बताए, इसमें क्या बताए, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पे ऊर्जा विकिरण का मान यानी कितनी एनर्जी निकल रही, ठीक है, का मान पिंड के परमताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। क्लियर? यानी ई लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू टी की घात 5। अब क्या होता है कि एक परास एक रेंज लेते हैं अपन, रेंज क्या लेते हैं, लेमडा और लेमडा प्लस डी लेमडा लेते हैं। इस रेंज में ऊर्जा परास कितना होगा वो अपन लिखेंगे। तो ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद करना है, ई लेमडा इंटू डी लेमडा इक्वल टू C1 अपॉन लेमडा की घात 5 इंटू ई की घात -C2 अपॉन लेमडा टी इंटू डी लेमडा। क्लियर? अब इसमें C1 और C2 क्या आ गए हैं, कांस्टेंट आ गए, इनको अपन कांस्टेंट कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में किस प्रकार से बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू विन the energy, the wavelength of energy radiation is directly proportional, reproportional या inverse proportional to absolute temperature, and energy is directly proportional to the fifth power of absolute temperature। क्लियर? ये वीन का नियम हो गया है। अब वीन के नियम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन। अगला साइंटिस्ट आया है रेले जीन। अब रेले जीन ने इसकी व्याख्या की, क्योंकि वीन भी पूरी तरह से उस वितरण वक्र की व्याख्या नहीं कर पाया। अब अपन रेले जीन की बात करते हैं। रेले जीन ने किस टाइप से इस नियम को समझाया है, ये इस वितरण वक्र की व्याख्या कैसे की, देखो। रेले जीन ला, चीर सम्मत यांत्रिकी, चीर सम्मत यांत्रिकी को कहा जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं इसको, क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। तो चीर सम्मत यांत्रिकी के अनुसार परम ताप T पर एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा KT होती है। यानी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, मीन एनर्जी पर मोड, मीन एनर्जी को औसत ऊर्जा बोलते हैं, मीन एनर्जी पर मोड एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज KT। क्लियर? यानी चिर सम्मत यांत्रिकी के अनुसार परमताप T पर एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा कितनी होती है, KT होती है। अब यहाँ पे K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 1.38 10⁻23 J के इनवर्स। ये बोल्ट्जमैन नियतांक कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। अब रेले जीन क्या कहता है, तो रेले जीन के अनुसार ये वाला फार्मूला होता है, याद रखना आपको, U लेमडा इंटू डी लेमडा, ये लेमडा बेस में लिखा है। क्लियर? इक्वल टू 8 पाई अपॉन लेमडा 4 इंटू डी लेमडा इंटू KT। क्लियर? यानी एक विधा के लिए KT होता है, तो टोटल इसमें इतनी विधाएं बन रही है, कंपनी की इतनी विधाएं बन रही है, तो कंपनी की विधाओं में KT से गुणा कर दिया तो टोटल ऊर्जा निकल गई यहाँ पे। अब इसको सही ढंग से लिख लिया, KT को अंदर लिख दिया, अपने डी लेमडा को बाहर कर दिया। ये रेले जीन नियम का फार्मूला हो गया। अब ये जो नियम, ये क्या है, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य क्षेत्र
में ही ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करता है। यानी दिस लॉ कुड एक्सप्लेन ओनली हायर वेवलेंथ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट एनर्जी कर्व। यानी केवल उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए ही लागू होता है, निम्न तरंग दैर्ध्य के लिए ये नियम लागू नहीं होता। तो एक तरह से ये भी पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाया। लास्ट नाम साइंटिस्ट आया प्लांक। तो प्लांक ने वितरण वक्र की पूरी तरह से व्याख्या की, तो लास्ट में इसी को ज्यादा सर्वमान्य माना गया। अब प्लांक के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, देखो शॉर्ट में, ठीक। अब प्लांक नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी कृष्ण पिंड से ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होता है। क्लियर? देखो किस टाइप से, ये जैसे एक कृष्ण पिंड मान लेते हैं अपन। कृष्ण पिंड से ऊर्जा का जो विकिरण हो रहा है, ऊर्जा जो निकल रही है, ये कंटिन्यू नहीं निकलती, बल्कि ऐसे छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में बाहर निकलती। और इन छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स को कहा जाता है क्वांटा या फोटान। क्वांटा या इनको क्या कहा जाता है, फोटान कहा जाता है। और प्लांक के अनुसार किसी फोटान की जो ऊर्जा होती है वो होती E बराबर एच न्यू, और साथ में संवेग मोमेंटम भी आपको याद रखना है, एच न्यू अपॉन सी। यानी इसी एच न्यू में सी से डिवाइड करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। देखो ये वाला है E इक्वल टू एच न्यू और P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। क्लियर? अब देखो इसको अपन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लांक द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस, सतत नहीं होता है, इज नॉट कंटिन्यूअस, बट इट इज फॉर्म ऑफ बंडल्स आर पैकेट्स। किस फॉर्म में होता है? बंडल्स आर पैकेट्स के फॉर्म में होता है। डेफिनेटली एनर्जी, जिनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है। इच बंडल्स आर पैकेट्स आर कॉल्ड फोटान आर क्वांटा। क्लियर? द एनर्जी ऑफ फोटोन is given by this equation E equal to h nu, and the momentum of photon is given by this equation P equal to h nu upon c। क्लियर? अब ये जो प्लांक था, यानी इस प्लांक के अनुसार पूरी तरह से इसकी व्याख्या की गई। देखो कैसे, सबसे पहले एच के बारे में बताया गया। इसमें एच, इसमें प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.625 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड होती है। अब उपरोक्त परिकल्पना के आधार पर, यानी ये जो हाइपोथेसिस है, इसके बेस पे परम ताप T पर आवृत्ति न्यू के संगत प्रत्येक कंपन विधा की औसत ऊर्जा KT नहीं होती है। देखो KT किसके अनुसार थी? ये रिले जीन क्या बोल रहा था कि प्रत्येक कंपन विधा, यानी एक कंपन विधा पर ऊर्जा कितनी होती? KT होती। लेकिन प्लांक ने मना कर दिया कि KT नहीं होती है, तो फिर कितनी होती है? तो उसने एक फार्मूला दिया है, ये वाला फार्मूला, कि E और बार, ये एप्सिलॉन जैसा दिख रहा है, एक्चुअली में ये स्मॉल e, इसको ऐसा भी लिखते हैं। तो स्मॉल e बार इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई की पावर है एच न्यू अपॉन KT -1। अब इसी को अपन वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के पद में लिखेंगे तो न्यू को C अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। देखो एक फार्मूला होता है, न्यू इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन लेमडा होता है। तो यहाँ पे न्यू, जहाँ न्यू न्यू चल रहा है वहाँ पे C अपॉन लेमडा लिख दिया अपनों ने। क्लियर? तो ये KT के बजाय इतनी ऊर्जा इसमें होती है। साथ में ऊर्जा परास डी लेमडा के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे U लेमडा इंटू डी लेमडा। ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। 8 पाई HC डी लेमडा अपॉन लेमडा की पावर 5 e टू द पावर HC अपॉन लेमडा KT -1। ये आ गया आपके वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के पद में समीकरण। अब आवृत्ति के पद में समीकरण ये होता है। क्लियर? यू न्यू, ये जो न्यू लिखा है बेस में है, इधर यहाँ पर भी लेमडा क्या है? बेस में है। तो यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई H न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन C क्यूब और e टू द पावर H न्यू अपॉन KT -1। ये आवृत्ति के पदों में हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे प्लांक ने ये 2-3 इक्वेशंस दी है। ठीक है? अब उपरोक्त नियम जो होता है वो संपूर्ण प्रायोगिक वक्र की व्याख्या करता है, यानी टोटल ही इसकी व्याख्या करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, एंड थैंक्स।